हेलो एवरीवन। बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकुलों में बंधन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करते हैं, या कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो सामान्यतः क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करते हैं। आज के लेक्चर में मैं क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग की चर्चा करूंगा कि कौन कौन से ऐसे बातें हैं जो सामान्यतः क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझाई जा सकती है। तो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT के अनुप्रयोग। महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, संयोजकता क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग या उपयोग कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सामान्यतः वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझाने में असफल रहा, उन बातों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। देखिए, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर अपन संकुल यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या, संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या, संकुल यौगिकों के रंगों की व्याख्या तथा साथ ही संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिक गुणधर्म जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है, उनका आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, आसानी से व्याख्या की जा सकती है। तो सामान्यतः एप्लीकेशंस पार्ट को मैं 4 भागों में डिवाइड कर ले देता हूँ। पहला आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों की चुंबकीय गुणधर्मों की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों के रंगों की व्याख्या। और लास्ट जो बिंदु आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों के ऊष्मागतिक गुणों की व्याख्या। 4 भागों में मैंने एप्लीकेशंस पार्ट को बांट लिया है। सबसे पहले संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या, देन आफ्टर संकुलों के चुंबकीय गुणधर्मों की व्याख्या, कलर ऑफ दी कॉम्प्लेक्सेस यानी संकुलों के रंग क्यों होते हैं, किस कारण से आते हैं, क्या क्या कारण हैं, और लास्ट वाला आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपको 4 एप्लीकेशन दी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला जो पोर्शन है, यहाँ केवल हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अपने BSc पार्ट 3 के अंतर्गत ये चैप्टर नंबर 3 पूरा इसी पर आधारित है। चैप्टर 3 में डिटेल से पढ़ेंगे क्या कौन कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इंडिविजुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है, कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म से क्या मतलब है, इनके बारे में। इंडिविजुअल की बात करें तो इसके अंतर्गत डायमैग्नेटिक आ जाता है, पैरामैग्नेटिक आ जाता है। कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म की बात करूं तो फेरोमैग्नेटिज्म आ जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, या फिर फेरीमैग्नेटिज्म है। इनके बारे में पूरा डिटेल से चैप्टर नंबर 3 में। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर, रंग के उद्भव होने का कारण क्या है। रंग का उद्भव पूरा इसी से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 पूरा इसी फाइनल ईयर में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे कौन कौन से कारक हैं जो कलर रंग के लिए है। इनमें सामान्यतः जनरल इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दूंगा कि CFT के आधार पर अपन क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं।
कलर के उत्पन्न होने के लिए सामान्यतः दो कारक हैं, डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं वो चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। अगला आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ उष्मागतिक जो गुणधर्म है, कौन सा उष्मागतिकी स्थायित्व होगा, कौन सा अस्थायी होगा, यानी स्टेबल और अनस्टेबल जो दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसी के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इन्हीं के आधार पर CFT के आधार पर ही अपन ये एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी जो कंपाउंड्स हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब है कि इसके अंतर्गत सामान्यतः स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल की CFSC के आधार पर, इन्वर्स स्पाइनल की CFSC के आधार पर स्टेबिलिटी चेक करेंगे, या कंपाउंड ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स, उनको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अपन ये बता पाएंगे। तो स्पाइनल्स और इन्वर्स स्पाइनल्स की अपन वहाँ चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में अपन डिटेल से जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी काइनेटिक्स आधारित है रिएक्टिविटी की, तो इनके बारे में अपन चर्चा चैप्टर नंबर 5 में करेंगे, चैप्टर 5। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु है जिनके बारे में सरफेसली जानकारी दी हुई है, और इन सभी की व्याख्या ये सारे के सारे किसी पर आधारित है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। संकुल यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या ये किस तरीके से करता है। संकुल यौगिकों की ज्यामिति अभी अपन ने चर्चा की कि सामान्यतः जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर अलग अलग ज्योमेट्री कंटेन करते हैं। अब ध्यान रखना, अपने जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें सामान्यतः टेट्राहेड्रल तथा ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। उसका कारण क्या है कि अष्टफलकीय संकुलों में धातु मेटल के साथ 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन जितना ज़्यादा होगा तंत्र की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फलस्वरूप ये कह सकते हैं कि सामान्यतः जो मेटल है वो प्रेफरेंस देता है कि वो अष्टफलकीय संकुल बनाने को, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा अष्टफलकीय संकुल बनाने की कोशिश करता है। परंतु चतुष्फलकीय तथा वर्गाकार समतलीय संकुलों का निर्माण भी होता है। अब ये चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये अष्टफलकीय संकुल नहीं बन पाने की स्थिति में ही वो सामान्यतः धातु आयन है वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करेगा, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि विवश उसको कर देंगे, यानी इस तरीके की कंडीशन अप्लाई करेंगे कि वो मजबूरन क्या करेगा, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंटेन करने की ज्योमेट्री रखने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट तो है कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की कोशिश करें। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की कोशिश नहीं करे तो हम ये कहते हैं कि स्क्वायर प्लेनर सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, फिर डेल्टा टी। लेकिन ध्यान रखियो, अधिकांश जो मेटल आयन है मेनली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री कौन सी होगी? अधिकांश ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कौन सी ज्योमेट्री में रहना पसंद करते हैं? ऑक्टाहेड्रल में। ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर है, ये स्पेशल कंडीशन में ही बन पाती है। स्पेशल कंडीशन, मजबूरी बस ही वो सामान्यतः चतुष्फलकीय तथा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करता है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में ये चर्चा की थी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सामान्यतः D8 विन्यास वाले, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जिनका है धातु आयनों का, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन युक्त जो धातु आयन होते हैं, साथ ही उनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तब ऐसी स्थिति में वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं। चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस उस कंडीशन में बनते हैं जब लगभग CFSC का मान बराबर हो। अगर अष्टफलकीय तथा आपका चतुष्फलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल तथा टेट्राहेड्रल में CFSC का मान लगभग बराबर आए तथा साथ ही टेट्राहेड्रल वाली कंडीशन में वीक फील्ड लिगेंड्स आ जाएं,
या मैं ऐसे कहूं कि वीक फील्ड लिगेंड उपस्थित हो तथा CFSC का मान दोनों संकुलों में लगभग बराबर सा हो, तब ऐसी स्थिति में वो चतुष्फलकीय संकुलों का निर्माण हो सकता है। अदरवाइज ज्यादातर केंद्रीय धातु परमाणु क्या करेंगे, अष्टफलकीय संकुल बनाने की कोशिश करेंगे। और उसका रीजन क्या है कि अष्टफलक संकुल बनाने में सामान्यतः ऊर्जा का ज़्यादा उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा का ज़्यादा उत्सर्जन होगा तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा स्थायी, ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर तंत्र को स्थायित्व प्राप्त होगा और वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्थायी होंगे। अब ध्यान रखना, ये तो बात आपने जान ली कि सामान्यतः है ज़्यादातर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी अगर निर्माण होगा तो ऐसी स्थिति में उनकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऐसी स्थिति में 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड होंगे, और 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड होंगे तो उनकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, रेगुलर शेप होनी चाहिए, रेगुलर शेप। लेकिन देखा गया कि सामान्यतः कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें उनकी शेप रेगुलर न होकर डिस्टोर्टेड शेप पाई जाती है, डिस्टोर्टेड शेप पाई जाती है, विकृत शेप पाई जाती है। अब ये विकृति का कारण क्या है, ज्योमेट्री में विकृति क्यों आती है, तो ऐसी स्थिति में वो ये कहते हैं कि चाहे ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, ज्योमेट्री में विकृति का कारण है कि सामान्यतः है, एक वैज्ञानिक थे जॉन एंड टेलर, तो उन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि ये विकृति का कारण है कि जिस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं Eg तथा T2G में। ये Eg तथा T2G अगर ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हों तब ऐसी स्थिति में तंत्र को स्थायित्व दिलाने के लिए इन Eg तथा T2G ऑर्बिटल्स का फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा, अपन ने ये जाना है कि सामान्यतः है स्प्लिटिंग होने पर तंत्र ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलती है, जिसको अपन CFSC कहते हैं। अर्थात मैं ऐसे कह सकता हूं कि CFSC के कारण ही तंत्र को या संकुल का स्थायित्व बनता है। तो वो ये कहता है कि सामान्यतः है ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप वाला है, तो ऐसी स्थिति में T2G और Eg कक्षकों में बटा, इसके बाद में अगर फर्दर स्प्लिटिंग होने की संभावना हो तब ऐसी स्थिति में वो वापस पुनः स्प्लिट हो सकता है, Eg तथा T2G कक्षक पुनः स्प्लिट हो सकते हैं। और इस स्प्लिटिंग के दौरान अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तब ऐसी स्थिति में वो संकुल और ज्यादा स्थायित्व को प्राप्त करता है। फलस्वरूप जो रेगुलर शेप होनी चाहिए थी वो कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड शेप हो जाती है। अब ध्यान रखना, इस रेगुलर शेप और डिस्टॉर्टेड शेप की बात करता हूं तो कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं D9 कॉपर सेकेंड, D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं और D9 की है, तब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड होंगे। अब इन 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड में से 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड जो एक प्लेन में है, 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड इन द प्लेन में है, उन 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड जो आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन या परपेंडिकुलर है प्लेन के, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा इनकी बॉन्ड लेंथ का मान ज्यादा, मोर, जबकि इनकी बॉन्ड लेंथ का मान इनसे क्या होता है, शॉर्ट होती है। इसके फलस्वरूप शेप रेगुलर नहीं रह पाती है, अर्थात उसमें क्या आ जाता है, डिस्टोर्शन आ जाता है। इसी डिस्टोर्शन को, इसी विरूपण को जॉन टेलर ने बताया, इसलिए इसे जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहा जाता है। इसे क्या कह देते हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन के नाम से जानते हैं। क्यों बताया उसने, ऐसा क्यों होता है, उसका कारण है कि कोई भी अरेखीय जो अणु है, नॉन लीनियर कोई भी मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट में है। तो अगर उनमें इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट स्टेट का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की एक से ज्यादा प्रकार की व्यवस्थाएं अरेंज करने की हो, तब ऐसी स्थिति में उन जो इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट ऑर्बिटल्स है उनकी फर्दर स्प्लिटिंग होके ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और उस ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप तंत्र को क्या मिलती है, स्थायित्व मिलती है। और तंत्र को स्थायित्व मिलने के कारण फलस्वरूप संकुल ज्यादा स्थायी बनता है। इसी कारण से उनकी बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जॉन टेलर के अनुसार, जैसे मान लीजिए D9 की कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो ऐसी स्थिति में D9
वाले कॉम्प्लेक्सेज के लिए Eg ऑर्बिटल 3 और T2g 6 वाली कंडीशन होती है। अब T2g तो ऑलरेडी पूरा 100% फिल्ड है, Eg में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है ये है dx² माइनस वाई स्क्वायर और ये dz²। दूसरा वाला है dx² माइनस वाई स्क्वायर और ये dz²। अब देखिए एक कंडीशन तो हो सकती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन dx² माइनस वाई स्क्वायर में हो और dz² में 1 हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि dz² माइनस वाई स्क्वायर में 1 हो और dz² में क्या हो, 2 हो। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट स्टेट। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि सामान्यतः ऐसी कंडीशन है। अब अगर यदि मान लीजिए इस पर 2 प्रकार की चीजें अप्लाई की जाए, ध्यान रखना मैंने आपको बता दिया कि ये जो Eg3 वाला है 3 इलेक्ट्रॉन है, उनको 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। dx² माइनस वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और एक बार dx² माइनस वाई स्क्वायर में 1 ही इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर? अब अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होने पर अब आने वाला अगर जेड एक्सिस से लिगेंड्स आ रहे हैं तो इसमें सामान्यतः रिपल्सन कम लगेगा और रिपल्सन कम लगेगा तो इनकी क्या हो जाती है, फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। और जैसे ही फर्दर स्प्लिटिंग होगी ये 2 भागों में टूट जाते हैं। और मैंने कहा कि सामान्यतः स्प्लिटिंग होगी तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप तंत्र को क्या मिलेगी, स्थायित्व, और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही वो अपनी आकृति में क्या कर लेता है, चेंजेस कर लेता है। इसी को अपन क्या कह देते हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन या जॉन टेलर विरूपण कहते हैं। अब देखिए जॉन टेलर जो डिस्टोर्शन है ये एक ऑटोनोमस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऑटोनोमस का मतलब है कि स्वचालित है, बाहर से किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तंत्र को स्टेबिलिटी लेने के लिए अपने आप वो इस तरीके से विकृत हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन है ये स्पॉन्टेनियस तथा ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अब जॉन टेलर डिस्टोर्शन का पता कैसे चले या कौन से कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है? तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होने का मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन है अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों का असममित वितरण। अगर इलेक्ट्रॉनों का असममित वितरण होगा तब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन उत्पन्न होगा। अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए दोनों में एक एक होते, तब ऐसी स्थिति में जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होता। अब ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 2 अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस, मान लीजिए मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्टाहेड्रल में कौन से ऑर्बिटल्स में है? इन T2g ऑर्बिटल्स और दूसरा इन Eg ऑर्बिटल्स। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2g ऑर्बिटल्स में है, चूंकि T2g ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, परंतु Eg ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा Eg ऑर्बिटल्स ज्यादा प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तब ऐसी स्थिति में इसमें स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन उत्पन्न होगा। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन। चूंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में इसमें वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है। वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्यों होता है? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रॉनों का असमान वितरण हो जाए। असमान वितरण का मतलब 1 में 2 आ जाए, 1 में 1 आए, तब ऐसी स्थिति में आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन उत्पन्न होगा। ऑक्टाहेड्रल कंडीशन की बात करें तब T2g ऑर्बिटल्स चूंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए अगर इनमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तब वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। और अगर Eg ऑर्बिटल में है, चूंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तब ऐसी स्थिति में इनमें क्या उत्पन्न होता है? स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन उत्पन्न होगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, मैंने आपको बताया कि सामान्यतः 2 प्रकार की कंडीशन के द्वारा इन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में इसमें 2 प्रकार की प्रोसेस लगती है। एक कहलाती है जेड इन की प्रोसेस और एक कहलाती है जेड आउट की प्रोसेस। जेड इन
तथा जेड आउट की प्रोसेस का मतलब है कि जैसे जेड आउट वाली प्रक्रिया में सामान्यतः है जो 4 बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है, 2 बॉन्ड लेंथ लार्ज होती है, जबकि जेड इन की प्रक्रिया में 2 बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है और 4 बॉन्ड लेंथ का मान क्या होता है, लार्ज होता है। अब इनमें से वह प्रक्रिया संपन्न होगी जिसमें ज्यादा CFSC का उत्सर्जन होगा, अर्थात मैं ऐसे कह सकता हूं कि CFSC का मान ज्यादा निष्कासित होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की कहानी क्या है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। जॉन टेलर डिस्टोर्शन, आपसे एक तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से संकुल यौगिक में जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चाहे संकुल कैसा है, आपको पहचानना है कि सामान्यतः अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वाले जो ऑर्बिटल्स हैं अगर उनमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में उनमें ऑलवेज क्या होगा, जॉन टेलर विकृति पाई जाएगी। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं है, ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगर उनमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तब ऐसी स्थिति में उनमें सामान्यतः है जॉन टेलर डिस्टोर्शन, वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन या नॉर्मल जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर जेड इन तथा जेड आउट वाली जो मैंने प्रक्रिया बताई है, जिसके बारे में मैं डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, इन जेड इन तथा जेड आउट वाली प्रक्रिया में अगर CFSC का मान बहुत अल्प अंतराल हो, इन दोनों में अगर अंतराल का मान बहुत कम हो, तब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा हमेशा एक रूप दूसरे रूप में बदलता रहेगा। ऐसी कंडीशन को अपन कह देते हैं डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ऐसी जो प्रक्रियाएं बदलती रहती हैं इनको हम कह देते हैं डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन या गतिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन के नाम से जानते हैं। और दूसरी वाली अगर ऐसा नहीं है, लार्ज गैप है, तब ऐसी स्थिति में वो कहलाता है स्टैटिक या स्थितिक या जहां है वहीं का वहीं रहने वाला स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो कुल मिला के 2 प्रकार की। तीसरी प्रक्रिया में ऐसी भी आ सकती है कि मान लीजिए जेड आउट तथा जेड इन वाली प्रक्रिया में दोनों में CFSC का मान बराबर आ रहा है, तब ऐसी प्रक्रिया में हमेशा जेड आउट वाली प्रोसेस को मुख्य माना जाता है, यानी जेड आउट वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत 2 बॉन्ड लेंथ लार्ज और 4 बॉन्ड लेंथ शॉर्ट वाली प्रक्रिया होती है। ये था आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा और उसकी जेड इन तथा जेड आउट वाली प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।